नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम अपना मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात लेकर आए हैं। हिमाचल की बात में हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है वो सब आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास रहता है। और इस समय पर जो हिमाचल प्रदेश में सबसे हॉट टॉपिक है वो है मंत्रिमंडल का विस्तार, और मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ किसको कौन सा विभाग मिलेगा, यह हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। तो अभी के लिए उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर बात करेंगे विक्रमादित्य के बारे में। विधायक विक्रमादित्य अब मंत्री विक्रमादित्य हो चुके हैं, इस कैबिनेट के सबसे यंग मंत्री हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कल अपना यहां पर जो कार्यभार है वो संभाल लिया। उसी के साथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है, क्यों ऐसे कारण है वो भी आप लोगों को बताएंगे। उसी के साथ साथ इस मंत्रिमंडल की एक फेक लिस्ट भी चल रही है, उसके बारे में बताएंगे। हिमाचल के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी पत्नी की गोली मार के हत्या कर दी, फिर खुद को गोली मार ली, उसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ ही तमाम बड़ी खबरों जो हिमाचल प्रदेश की हैं, आज सुबह की है, वो सब आप लोगों को यहां पर बताएंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, सबसे बड़ी शक्ति जनता की रहती है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में लोगों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो वो ही आज हम आप लोगों से और हमेशा आप लोगों से कहेंगे कि अपनी शक्ति का उपयोग करें और अपनी शक्ति से कमेंट अवश्य किया करें। चलिए जी, सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हम ये बात करेंगे कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली से वापस आएंगे और दिल्ली से वापस आकर वो एक सूची लेकर आएंगे जिसमें वो औपचारिक ऐलान होगा, जिसने सभी अटकलों पर जिससे विराम लग जाएगा। औपचारिक ऐलान होगा यहां पर मंत्री पद का। मंत्रियों का मंत्री पद की शपथ यहां पर हो गई है, लेकिन मंत्री पद की शपथ के साथ साथ यहां पर अब किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है उस पर निर्णय यहां पर लेने की बात है। और वो निर्णय जो है हाईकमान के साथ सामंजस्य बिठाकर यहां पर ले लिया गया है और वो अब एक औपचारिकता मात्र बची है जो हिमाचल प्रदेश में आके वो पूरी करेंगे। हां, आप सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग सी लिस्ट देख रहे होंगे। उन लिस्टों का यहां पर पहले ही मैं बता दूं कि कोई औचित्य यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो औचित्य है वो केवल एक ही बात का रहेगा कि यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो आके जो लिस्ट यहां पर देंगे और वही लिस्ट जो है वो सभी लोगों तक यहां पर पहुंचेगी। आप सभी को गुड मॉर्निंग है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो आप लोगों को यहां पर यह बता देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं। देखिए, जो अमूमन ऐसे बात चल रही है कि हमारे बीच में किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, वो बात अब फाइनल हो चुकी है और अब केवल औपचारिकता मात्र है कि हिमाचल प्रदेश में आकर उसकी यहां पर घोषणा की जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि जो आप अभी लिस्ट देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो गोते खा रही है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताएं। जो सोशल मीडिया पर गोते खा रही है वो एक फेक लिस्ट है, उसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दें। और उसी के साथ साथ जो लिस्ट औपचारिक लिस्ट आएगी उसको लेकर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मंत्री आज आएंगे और शाम तक शायद आप लोगों के बीच में वो लिस्ट जो है वो जारी भी हो जाए, आप लोगों को उस लिस्ट के बारे में पता भी चल जाए। तो पहली बात तो ये, इसमें किस किस को कौन से विभाग मिलने हैं उसके लिए लगातार यहां पर जो चर्चाएं चल रही है, केवल चर्चाओं की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। शाम तक आपको पता चल जाएगा, शाम के बुलेटिन में शायद मनोज जी आप लोगों को बताएं इसके बारे में। तो यहां पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो अब एक महीने के इंतजार के बाद जो हमारा यहां पर मंत्रिमंडल का गठन और उसके साथ अब यहां पर जो हमारे बीच में जो मंत्री पद मिलने की बात है या विभाग मिलने की बात है, उसमें जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि चंद्र कुमार जी को शिक्षा विभाग दिया जा सकता है, धनीराम शांडिल जी को यहां पर सामाजिक न्याय दिया जा सकता है, हर्षवर्धन जी को उद्योग दिया जा सकता है, या फिर जो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री है वो दी जा सकती है, रोहित ठाकुर जी को पीडब्ल्यूडी या फिर जो हमारे बीच में बागवानी मंत्री बनाया जा सकता है। जगत नेगी जी भी बागवानी मंत्री की दौड़ में है, जनजातीय तो उनके पास रहने का पूरी उम्मीद है। अनिरुद्ध जी पंचायती राज यहां पर मिल सकता है। और विक्रमादित्य की यदि बात करें तो उनको पहले तो ऐसा कहा जा रहा था पीडब्ल्यूडी की बात उनके साथ चली हुई है, लेकिन उसको छोड़कर वहां पर युवा सेवाएं, खेल मंत्रालय और उसके साथ साथ स्वास्थ्य शायद वो यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी यहां पर चल रही है और ये केवल चर्चाएं मात्र चल रही है। असल में क्या होगा वो तो चलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को पता है, जो अपने बिल्कुल करीब अपने जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नजदीक रखते हैं और आप लोगों को जैसे पता ही है वो एकदम से ही बताते हैं क्या हुआ। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहिए। यहां पे दिखता रहता है जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो पता लगता है कि आप देख रहे हैं और उसमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर यहां पर बताएं। उसी के साथ साथ जो ये सब होने के बाद भी आप लोगों को एक और बात यहां पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, कार्यभार संभालने की बात हम करें तो जैसे ही यहां पर मंत्री पद की शपथ हुई थी तो हमारे विक्रमादित्य सिंह के अलावा अन्य जो 6 मंत्री थे वो सभी के सभी जो है हमारे
दिल्ली चले गए थे और ये हाईकमान का आभार जताने या फिर अपने लिए लॉबिंग करने या दोनों में से कुछ भी होता रहे, वो वहां पे गए थे। और उसके बाद आज आज वो शिमला पहुंचेंगे और आज वो शिमला पहुंचकर यहां पर अपना अपना कार्यभार संभाल सकते हैं और उसी के साथ साथ यहां पर उसके बाद अपने क्षेत्र का चुनावी दौरा वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले पहले जो पोर्टफोलियो की जो लिस्ट है वो फाइनल जरूर हुई है, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो फेक हो सकती है, उस पर कोई इस तरह की बात ना रखे। हाँ, कौन से विभाग नहीं मिलेंगे? जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा विभाग, कला और संस्कृति विभाग, ये क्योंकि पहले ही उप मुख्यमंत्री के पास है और उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है वो ऑब्वियसली आगे तो किसी को मिलने से रहे। तो जल शक्ति, कला और संस्कृति विभाग और इसी के साथ परिवहन विभाग, ये तीनों विभाग किसी भी मंत्री को नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये तीनों विभाग यहां पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। पिछले कल की यदि बात करें, अभी हम आप लोगों को जैसे बता ही रहे हैं, यहां पर हमारे बीच में जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी मंत्री जो वो दिल्ली निकल गए थे। विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल अपना कार्यभार संभाला और विक्रमादित्य सिंह विधायक है शिमला ग्रामीण से और उसी के साथ साथ अब सबसे यंगेस्ट मंत्री है इस कैबिनेट में। उनकी यदि बात करें तो उनको चांदी का मुकुट यहां पर पहनाया गया। सचिवालय में उन्होंने अपना यहां पर जो जिम्मेदारी है, अपना पदभार ग्रहण किया, अपनी जिम्मेदारी कार्यभार संभाला और यहां पर उनके अलग अलग जगहों से यहां तक जो उन्होंने विक्रमादित्य ने यहां पर पहले शिमला पोस्ट ऑफिस से सचिवालय तक रोड शो किया और शिमला ग्रामीण के समर्थकों ने विक्रमादित्य को यहां पर चांदी का मुकुट पहनाया। उन्होंने यहां पर बैठे तो उन्होंने कहा कि वो भावनात्मक है, क्योंकि ये वही सचिवालय जहां उनके पिता 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहां बैठा करते थे। और उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहां पर लोगों के हित के लिए काम करेगी, प्रदेश के हित में काम करेगी और उन्हें जो भी जिम्मा दिया जाए, जो भी विभाग दिया जाए, वो उसका निर्वहन करेंगे। और यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि यहां पर पोर्टफोलियो को लेकर बातें शुरू हो चुकी हैं, तो यहां पर अलग अलग उनके लिए भी पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है, युवा सेवाएं और खेल मंत्रालय तो एक तरह से उन्हीं का माना जा रहा है कि उनको मिलेगा। पर क्या होता है आज शाम तक आपके सामने आ जाएगा। तो दो चीजें तो आप लोगों को ये बता दी, बाकी 6 जो मंत्री हैं वो आज अपना कार्यभार सचिवालय में संभाल सकते हैं, ये बहुत उम्मीद आज हमारे बीच में है। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, आपके कमेंट्स को भी यहां पर हम जरूर लेना चाहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसे जिनके सभी लोगों की हमने यहां पे बात की और उसके साथ चंद्र कुमार जी की भी बात हमने की है, जैसे कि हमने बोला उनको शिक्षा विभाग, वन विभाग भी उनको मिल सकता है। तो ये शाम तक का ये सस्पेंस है, उसके बाद ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सस्पेंस ऐसा भी रह गया कि 7 मंत्रियों को शपथ हुई, 3 पद यहां पर छोड़ दिए गए और वो 3 मंत्रियों में जैसे राजेश धर्माणी जी की बात करें, सुधीर शर्मा जी की बात करें, ये कुछ ऐसे बड़े नाम थे, राजेंद्र राणा जी, कुलदीप राठौर जी, उसके साथ इंद्रदत्त जी, यहां पर उनकी बात करें तो ऐसा माना जा रहा था कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए और नाराजगी कोई नहीं होने के बावजूद उनको मंत्री पद नहीं मिला। तो एक बहुत अच्छा विश्लेषण यहां पर मनोज ठाकुर जी ने किया है, आप उसे लाइव टाइम्स टीवी के पेज पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें ये 3 पद जो खाली हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, या तो स्ट्रेटेजिकली 2024 के चुनावों से ठीक पहले भरा जाएगा। कांगड़ा में लोगों के बीच में थोड़ा सा तो इस चीज को लेकर रिजर्वेशन है कि हमें मंत्री पद केवल 1 दिया, हमने 10 सीटें दी और उसकी वजह से यहां पर उस चीज को फाइनल यहां पर ये बराबर करने की बात यहां पर की जाएगी। और यहां पर यदि बात करें तो हम आपको यह भी बता दें कि जब वो नाराजगी सुधारने की बात है तो इनमें से अब देखिए यहां पर काफी चीजें हो सकती है। पहले तो धर्माणी जी के लिए यह माना जा रहा है कि अभी पार्ट 1 में नहीं तो पार्ट 2 में जो कैबिनेट विस्तार का होगा तो उनका तो यहां पर नंबर पक्का ही है। बात यहां पर फिर यह भी आती है कि अगर धर्माणी जी के साथ साथ सुधीर शर्मा जी की बात करें या फिर और राजेंद्र राणा जी की बात करें तो यह भी अभी तक मंत्री पद की रेस में है और इतनी जल्दी कोई भी यहां पर अलग से अपने आप की रेस को यहां पर ऐसा नहीं मानेगा कि भाई हमारी रेस जो है वो खत्म हो गई। अब बात सिर्फ इतनी सी है, देखिए राजेंद्र राणा जी के लिए शायद ये एक सरकार को ऐसा लगा होगा कि औचित्य नहीं है कि भाई एक ही जहां से मुख्यमंत्री भी हैं वहां से एक और मंत्री बना दिया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बिना अभी कांगड़ा को साधना बहुत जरूरी है और कांगड़ा में आरएस बाली भी हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। और जब हम यहां पे बात करते हैं सुधीर शर्मा जी की, वो भी वहां पर है, तो वो सभी को साधने की यहां पर जल्दी बात हो सकती है और हो सकता है कि ये जो लिस्ट थी जो जिसमें से 7 ही मंत्री बने हैं उनमें से जो 3 बचे हैं उनको भी जल्द ही बना दिया जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। 24 या फिर 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है हमारे बीच में उसका इंतजार यहां पर ना किया जाए। तो अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये होता है और होने की उम्मीदें बहुत है क्योंकि 24 भी खासा दूर यहां पर नहीं है। आप किस ऐसे व्यक्ति को यहां पर मंत्री बनते देखना चाहते हैं जिसको इस बार यहां पर मंत्रालय नहीं मिला? अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि एक थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो कि भाई जनता के बीच में किसकी बातें यहां पर चल रही हैं।
शाम को जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे बीच में जो विभाग है वो यहां पर पता चल जाएंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी के साथ हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा 19 तारीख को पहुंचने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी जी की यात्रा, यानी कि उसमें एक तरह से पूरी तरह से इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, और राहुल गांधी जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ ही हो रहा है। लेकिन हिमाचल में उसी की तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है। जी हां, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू होने वाला है। और उसमें उसके आयोजन को लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने पार्टी मुख्यालय शिमला राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उसमें केंद्रीय जो यहां पर पर्यवेक्षक है रघुवीर सिंह मीणा विशेष तौर पर उपस्थित इसमें रहेंगे, इस बैठक में रहेंगे। और इस बैठक में कांग्रेस कमेटी और कमेटी के और जिला की कमेटी के और ब्लॉक की कमेटी के अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। और 26 जनवरी को यह यात्रा शुरू होगी और 1 महीने तक ये चलेगी। और इसमें आप लोगों को बता दें, आपको यह भी बता दें कि इसमें ये जो इसका मकसद रखा गया है, एकता और अखंडता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करना रखा गया है। राहुल गांधी जी का संदेश घर घर जाकर पहुंचाना रखा गया है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही हाथ जोड़कर लोगों के प्रति प्रेम, इसमें हाथ से हाथ जोड़कर लोगों को आपसी प्रेम के लिए प्रेरित किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो 1 महीने 26 तारीख से 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी, पूरे हिमाचल भर में चलेगी और इसमें ब्लॉक भर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ साथ ही यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि भाई जो ये यात्रा है उसके बाद आगे आगे देखना है कि भाई एक तरह से कांग्रेस यहां पर अपना जो मैदान है वो और सुदृढ़ कर रही है। एक तरफ तो यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में और क्या क्या यहां पर कांग्रेस करती है। देखिए, तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारे बीच में होगी। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा, जी जो हमारे बीच में 3 मंत्री पद खाली है वो किसे मिलने चाहिए, कहां के लिए वो ज्यादा सही रहेगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और अपनी बात यहां पर रखें। वोटर्स के लिए, अब राजनीति से थोड़ा सा हटके आप वोटर्स की बात करते हैं, 125 यूनिट बिजली तो आप फ्री ले ही रहे हैं, लेकिन अब तैयार हो जाइए 300 यूनिट बिजली लेने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हिमाचल डे पर जो हमारे ये 300 यूनिट का भी घोषणा हो जाए, ये हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ मैं कह रहा हूं, ऐसा सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर अधिकारियों से जानकारी ली गई है कि भाई किस तरह से किया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने से बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच चुका है। घाटे में बोर्ड है, 275 करोड़ का घाटा उसे हो चुका है। लेकिन अब 300 यूनिट बिजली देनी है, वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इसमें आपको बता दें, विशेष मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को 3 बिंदु से लेकर जानकारी मांगी है। उनसे पूछा कि क्या लाभ हो सकता है ये 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देकर, कितना खर्च आएगा और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, इसके बारे में बात करें। अभी 14 लाख उपभोक्ताओं का मासिक बिल जो है वो शून्य आता है, 0 आता है। तो बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, औरों तक भी पहुंचाइए, जल्दी ये घोषणा हो सकती है। तो प्रदेश में 22,58,000 उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के हैं और उनको 125 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलती है। वो अब 300 यूनिट यहां पर मिल जाएगी और काफी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, 14 लाख उपभोक्ताओं का बिल 0 आ रहा है। उसी के साथ अपने शेयर की बिजली यहां पर सरकार को देनी पड़ेगी अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब देखना क्या है कि कैसे होता है। जैसे मैंने बताया आपको, यहां पर ऑलरेडी कर्जा है, जो बोर्ड है 275 करोड़ का यहां पर कर्जा बोर्ड पर है। तो सरकार के पास यह भी चैलेंज होगा कि भाई वादा भी पूरा करना है और वादा पूरा करने के साथ साथ उसको लोगों को खुश करने के साथ साथ अपना घाटा भी बचाना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका तो फायदा होगा, लेकिन अब कैसे होगा वो देखना होगा। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। कुछ ना हो तो लाइक का बटन तो हमेशा दबाते ही रहे। इसके साथ साथ आगे की ओर आपको लेकर जाए तो एक दुखद घटना में हिमाचल के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को गोली मार दी। इनका नाम है निशांत, 40 साल के हैं, सेना में सप्लाई डिपो ASC बटालियन 507 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे और अपनी पत्नी के साथ देहरादून निवासी जो डिंपल सिंह तोमर है वो उनके साथ वो फिरोजपुर कैंट में सरकारी कोठी में रह रहे थे। फिरोजपुर में सरकारी कोठी में रह रहे थे, हिमाचल के हैं, 40 साल के थे। उनकी पत्नी जो है वो जो है वैसे अंबाला से थी, क्षमा चाहेंगे, देहरादून से थी। फिरोजपुर कैंट में ये सरकारी कोठी में रह रहे थे और रविवार रात को इन्होंने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करके खुद की भी
पत्नी की हत्या कर खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने वैवाहिक जीवन में कलह को, बड़ा खतरनाक चीज है ये, वैवाहिक जीवन में कलह को इसका कारण बताया। और उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार काउंसलिंग भी चल रही थी और उसके बावजूद इस सिचुएशन में ये बात पहुंच गई। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इस तरह के हल से बेहतर है कि किसी से बात कर ली जाए, कुछ अपने आप को हल्का कर लिया जाए, लेकिन ये कभी भी करना एक सही बात नहीं है। अब यहां पर सेना अपने स्तर पर जांच कर रही है, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। ये शिमला के निवासी थे निशांत परमार जी, 40 साल के, और सेना सप्लाई डिपो ASC बटालियन 507 में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और फिरोजपुर में ये रह रहे थे। इनकी पत्नी का नाम डिंपल सिंह तोमर है, वो यहां देहरादून की हैं और फिरोजपुर कैंट में सरकारी कोठी में रह रहे थे। और आपसी विवाद काफी समय चल रहा था और करीब 8 बजे उन्होंने डिंपल के माथे पर गोली मार दी और उसके बाद अपने यूनिट के दफ्तर चले गए, वहां पर मंदिर में माथा टेका और एक जवान की सरकारी राइफल से गले के नीचे खुद को गोली मार ली और अपनी भी जीवन लीला यहां पर समाप्त कर ली। चलिए जी, ये तो होगी 2 बातें। इसे भी स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक बात यहां पर पहुंचनी बहुत जरूरी रहती है। इसी के साथ साथ डीजल पर वैट बढ़ा है, अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो फिर से बता दें, 3 रुपए के आसपास वो वैट बढ़ा है और उस 3 रुपए के वैट बढ़ने के साथ साथ ही जो आपको डीजल है वो 3 रुपए महंगा मिलेगा। उसी के साथ उसके बारे में सामने आकर यहां पर 5,000 करोड़ रुपए के वित्तीय देनदारी को यहां पर सामने रखा गया है, जो पिछली सरकार यहां पर छोड़ गई है। यहां पर जो मंत्रियों से यदि इसके बारे में बात की गई तो अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों ने पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में यह कहा कि 75,000 करोड़ की जो हमारी ऋण सौगात में जो हमें मिला है उसे पूरा करने के लिए हमें मजबूरन यह करना पड़ा और उसी की वजह से हमें डीजल पर वैट के दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चर्चा में बने रहने के लिए आधारहीन और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके आरोप गैर जिम्मेदार है और हम लोगों को यहां पर यह जरूरी हो गया क्योंकि राजस्व घाटा भी कम करना है, लोगों की बातें भी पूरी करनी है, तो इस वजह से यह करना मजबूरी में हमें पड़ा है। अब मजबूरी हो चाहे ना हो, लेकिन अब ये हो गया है और अब आपको जो है ये थोड़ा महंगा मिलेगा। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं मुकुलदेव रक्षपति के नाम से। इस स्ट्रीम को शेयर करके लाइव टाइम्स टीवी के फॉलो करना ना भूले। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।